हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नीट नेविगेटर कोर्स में। लेक्चर 4 मैग्नेटिक फील्ड का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम तक लेक्चर 3 तक अपन ने एम्पियर्स सर्किटल लॉ वाला जो पार्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1, 2 एंड 3 फिनिश कर लिया होगा। उसमें जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे, दोस्तों मेक श्योर आप वो सारे एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली मैनेज कर लें। जो प्रैक्टिस शीट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने पोस्ट की थी उनको टाइम टू टाइम आप सॉल्व करते रहें, और जो भी डाउट्स आपके उनमें आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को पोस्ट करो। आई विल आंसर देम देयर। राइट, सो लेक्चर 3 में हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ पे अपना डिस्कशन फिनिश किया था। वहीं से अपने डिस्कशन को आगे रिज्यूम करते हैं। तो आज के लेक्चर में मेनली एक तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ का पूरा क्लैरिफिकेशन मैं आपको दूंगा। एम्पियर्स सर्किटल लॉ पर बेस्ड जो डेरिवेशंस हैं अपने करिकुलम में, जो डेरिवेशंस हैं, जो रिजल्ट्स हमारे पास हैं, उन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सिलेंडर, अ सोलेनॉइड एंड अ टोरॉइड। इसमें डेरिवेशंस की डिटेल्स में अपन नहीं जा रहे हैं, वो बोर्ड्स वगैरह में ऑफकोर्स अपने को काम में आते हैं, बट मेनली अपना टास्क रहेगा कि सीधा अपन रिजल्ट्स फोकस करेंगे। एक दो डेरिवेशन जो नेसेसरी हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग, और बाकी फिर अपन रिजल्ट्स वगैरह के बेस्ड जो अपने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है, उस पर अपना प्राइम फोकस रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। हमारा मेन डिस्कशन जो पिछली बार चल रहा था दैट वाज अबाउट एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एक बार तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ दोबारा फटाफट से आपको याद दिलाता हूं। तो देखिए, एम्पियर्स सर्किटल लॉ में मैंने आपको ये बोला था कि अगर this Ampere's circuital law राइट, इस लॉ में मेनली मैं आपको बोल रहा था कि अगर अपन ऐसा कोई एम्पियरियन लूप कंसिडर करें, जैसे गॉस थ्योरम में अपना गॉसियन सरफेस था, वैसे यहां पे एक एम्पियरियन लूप होगा। तो एक एम्पियरियन लूप है, इमेजिनरी एम्पियरियन लूप है, और इसमें फिर कुछ करंट कैरिंग वायर्स हैं, जिसमें मान लो एक I1 करंट चलता हुआ, इनवर्ड करंट चलता हुआ एक वायर लिया। एक वायर ऐसे है जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है और करंट आउटवर्ड्स आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, इसमें करंट अगर I2 है, और एक अगर ये इनवर्ड करंट इसमें मान लो I3 है, और एक कोई बाहर करंट कैरिंग वायर इनवर्ड आउटवर्ड व्हाटएवर ये I4 रखा है। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन था कि एक अपने एम्पियरियन लूप बनाया जो हमारे करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन को एनसर्कल कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। कुछ करंट कैरिंग वायर्स एम्पियरियन लूप के अंदर हैं, कुछ करंट कैरिंग वायर्स उसके बाहर भी हैं, और फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने इस एम्पियरियन लूप के ऊपर एक एरो बनाना है ना। अपनी चॉइस के हिसाब से इसके ऊपर एक एरो बना रहे हैं। मान लो मैंने एक क्लॉकवाइज एरो उस पर बना लिया था। मैंने आपको समझाया था ये कोई तार नहीं है, राइट, ये कोई करंट वगैरह नहीं है, एक इमेजिनरी एम्पियरियन लूप है जिस पर हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ अप्लाई करने वाले हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ दोस्तों किस काम आएगा वो मैं आज आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। अभी आप एक लॉ के फॉर्म में, एक रिजल्ट के फॉर्म में पहले इसको रिसीव करें, डाइजेस्ट करें, और फिर इसके एप्लीकेशंस पे ध्यान दें। तो मैंने लिखा था दैट B.dl का लाइन इंटीग्रल, ये अपना लॉ था जिसको बस अपन रिकॉल कर रहे हैं, दैट B.dl का लाइन इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड। अब इसमें आई मेंशन्ड कि जो B यहां पे लिखा हुआ है ना, दिस B इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल द वायर्स प्रेजेंट एनीवेयर। ये अंदर या बाहर कहीं भी पड़े हो, मैग्नेटिक फील्ड सबका है। DL जो यहां लिखा है, दिस DL इज द लेंथ एलिमेंट ऑन द एम्पियरियन लूप। जिस पर आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हो उसके स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स आपको लेने हैं। तो एक्चुअली DL एलिमेंट्स तो इसके ऊपर आएंगे। ये DL लेंथ का एलिमेंट मैंने ले लिया इस सर्कुलेशन, इस एरो के कंसिस्टेंट। तो ये ऐसे DL एलिमेंट्स इसके ऊपर एक के बाद एक इसी डायरेक्शन में आते जाएंगे। तो ऐसे सारे B.dl का जब पूरे लाइन इंटीग्रेशन, पूरे इस लूप के ऊपर इंटीग्रेशन किया जाता है, सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के लिए जब आप ये B.dl को ऐड करते हो, तो दैट कैन बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज। इसमें बताया था कि I एनक्लोज क्या है, दिस I एनक्लोज इज ओनली द करंट विच इज इनसाइड द लूप। जो लूप के बाहर वायर्स पड़े हैं वो इधर I एनक्लोज में नहीं आएंगे। अच्छा, फिर ये I एनक्लोज लिखने का तरीका डिस्कस हो गया था कि ये जो एरो अपन ने बनाया हुआ है ना, इस एरो का ध्यान रखते हुए आप कर्ल रूल लगाओ। कर्ल रूल के हिसाब से इनवर्ड डायरेक्शन जो आ रही ना, दैट इनवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव करंट। तो इसमें I1 एंड I3 पॉजिटिव करंट है, और I2 जो आपका आउटवर्ड करंट है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो गाइज, इसमें I एनक्लोज टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज I1 प्लस I3 माइनस I2। I1 प्लस I3 माइनस I2 वो आपका I एनक्लोज्ड की जगह आएगा। इतना मैंने आपको लास्ट टाइम समझा दिया था।
अब इसमें गाइज एक पॉइंट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हमें डिराइव नहीं करना है, एक इंफॉर्मेशन की तरह, एक रिजल्ट के तौर पे ध्यान रखना है। कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स अपन को असर्शन रीजन या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले जो अपने सवाल आते हैं सेक्शन बी में, उसमें कई बार काम में आ सकता है। सो द पॉइंट इज दैट द एम्पियर्स लॉ can be derived from Biot-Savart law, है ना। जो अपना बायट-सावर्ट लॉ था स्टार्टिंग में जो अपने डिस्कस किया था, उससे एम्पियर्स सर्किटल लॉ डिराइव किया जा सकता है। एंड द बायट-सावर्ट लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। तो ये दोनों लॉज जो हैं ये एक दूसरे से डेरिवेबल है ना। ये एक इंफॉर्मेशन आपको अपने पास रखनी है। डेरिवेशन कैसा है, किस तरह से डिराइव हुआ है, वो अपन को रिक्वायर्ड नहीं है, अपने करिकुलम में काम भी नहीं आएगा। पर एक पॉइंट आप डेफिनेटली ध्यान रखो कि दोनों लॉज जो हैं वो एक दूसरे से डेरिवेबल होते हैं। तो ये चीज सेकेंडली अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ एप्लीकेबल तो हर शेप के लूप के लिए है। ऐसे ये आपने जो एम्पियरियन लूप बनाया है ना, ये रैंडम शेप का है, तो ये हर क्लोज्ड लूप के लिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ एप्लीकेबल तो होगा। बट ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूजफुल तभी होगा, हमें काम तभी आएगा वेयर इट इन्वॉल्व्स अ हाई लेवल ऑफ सिमेट्री। जब कहानी में प्रॉपरली सिमेट्रिक शेप्स हैं कि आपने एक सर्कुलर लूप बना दिया, आपने स्क्वायर एम्पियरियन लूप बनाया, आपने रेक्टेंगुलर एम्पियरियन लूप बनाया, जहां सिमेट्री हो, ये जितना रैंडमनेस होगा ना, ये इंटीग्रेशन वगैरह करना हमारे लिए उतना अनरियलिस्टिक, उतना डिफिकल्ट होता जाएगा और एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखो, एम्पियर्स सर्किटल लॉ एप्लीकेबल तो हर शेप के लूप के लिए है, एप्लीकेबल तो है, तो वो लॉ का लिमिटेशन नहीं है, वो हमारा मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट होगा कि हम उसको इंटीग्रेशन में मैनेज कर नहीं पाएंगे। सो एम्पियर्स सर्किटल लॉ Ampere's law is useful in situations which involves symmetry. ठीक है, it is useful in the situation which involves symmetry. तो जहां पर सिमेट्री नहीं है वहां पर एम्पियर्स सर्किटल लॉ एप्लीकेबल तो है बट यूजफुल नहीं है, उसको अपन मैथमेटिकली मैनेज नहीं कर पाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी द कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ का बेसिक मैंने आपको समझा दिया था, यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो आज आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। पर उससे पहले अपन कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं। देखो आज का तो एक सिचुएशन तो ये दैट टू वायर्स विद करंट्स 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर enclosed in a circular loop, another wire with current 3 ampere is situated outside the loop as shown, और फिर मुझे B डॉट DL अराउंड द लूप कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ अपन देख रहे हैं। तो देखना इसके अंदर B डॉट DL का वैल्यू निकालना है, और मैं जानता हूं कि इस B डॉट DL का जो वैल्यू है अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, है ना। तो बस अपन को वो करंट देखना है जो इस लूप के अंदर एनक्लोज्ड है। ये अपना एम्पियरियन लूप है, इस एम्पियरियन लूप के अंदर जो करंट एनक्लोज्ड है उसी पे फोकस करना है। सो गाइस, मैग्नेटिक फील्ड तो किस किस का होगा? मैग्नेटिक फील्ड इन सब का होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो सभी बनाएंगे ना यार, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सारे बना रहे हैं, बट राइट हैंड साइड पे जो आई एनक्लोज है ना, उसमें केवल वही वाले करंट आने हैं, वही वाले वायर्स आने हैं जो इस लूप के अंदर है। तो लूप के अंदर केवल यही वाले 2 वायर्स हैं, तो आई एनक्लोज्ड में इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें भी मैंने बोला था कि एक एरो अपने हिसाब से बना लो। मान लो मैंने ये एरो लिया, अब इस एरो के हिसाब से अपवर्ड करंट इज बीइंग टेकन एज पॉजिटिव, तो आपका जो आई एनक्लोज्ड होगा, इस आई एनक्लोज्ड में 2 एम्पियर तो पॉजिटिव करंट लेना है, और 1 एम्पियर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहा है, वो ऑपोजिट अपन ले रहे हैं, तो माइनस ले रहे हैं। तो आपका ओवरऑल वैल्यू जो आ रहा है वो +1 एम्पियर आ रहा है। आई एनक्लोज +1 एम्पियर आ रहा है। ये आई एनक्लोज अगर मैं यहां पे रखता हूं तो उसके हिसाब से B डॉट DL की वैल्यू जो आएगी वो 1 टाइम्स म्यू नॉट आ रही है। दिस इज गोइंग टू बी दिस ऑप्शन, है ना। सिंपली केवल अपने ये ऑब्जर्व किया कि आई एनक्लोज्ड क्या है,
इसमें बाहर वाले जो करंट्स हैं वो पिक्चर में नहीं होंगे, जो अपवर्ड डाउनवर्ड करंट है उनमें अपन को साइन का फर्क मेंटेन करना है और उसके हिसाब से आई एनक्लोज्ड लिखना है। तो सिंपल सिचुएशन था, केवल आपको आई एनक्लोज का मीनिंग समझाने के लिए। फिर ये क्वेश्चन देखो, अब इससे अपने को और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। देखना, ईच ऑफ द 8 कंडक्टर्स, ये 4 वायर्स ये हैं और 4 वायर्स ये हैं, 8 वायर्स रखे हुए हैं। किसी में आउटवर्ड करंट है, किसी में इनवर्ड करंट है, जो क्रॉस और डॉट से दिखा रखा है। कैरीज 2 एम्पियर ऑफ करंट इनटू और आउट ऑफ द पेज। ठीक है, सब में 2 एम्पियर करंट है इनटू और आउट ऑफ द पेज। देन 2 पाथ्स आर इंडिकेटेड फॉर द लाइन इंटीग्रल। 2 अलग अलग एम्पीरियन लूप हैं जिन पे एरो भी बना रखे हैं, है ना। तो ये 2 अलग अलग पाथ हैं, पाथ 1 एंड पाथ 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 4 स्टेटमेंट्स अपने को गिवन है एंड ट्रू फॉल्स जज करना है, राइट। नाउ गाइस देखिए, इट सेज फॉर पाथ 1, पाथ 1 मतलब जो एम्पीरियन लूप है ना उस पाथ की बात कर रहा है। ठीक है, ये एक पाथ 1 लिया है, ये एक एम्पीरियन लूप है इमेजिनरी, जो 3 वायर्स को एनसर्कल कर रहा है और एक वायर इसके बाहर पड़ा है। और ये एक और एम्पीरियन लूप है जिसमें चारों वायर्स एम्पीरियन लूप के अंदर ही हैं। तो पहले वाले वायर के लिए बोल रहा है फॉर पाथ 1 द वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल इज -2 टाइम्स म्यू नॉट। अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि एम्पीरियन लूप पे एक एरो क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा या आप अपनी चॉइस से ले लोगे। तो यहां पे क्वेश्चन एक एरो प्रोवाइड कर दिया दोस्तों, इसके हिसाब से सर्कुलेशन लगाना इस पे। तो कर्ल रूल के हिसाब से इनवर्ड करंट इज पॉजिटिव। तो इस वाले के लिए अगर मैं देखता हूं आई एनक्लोज्ड फर्स्ट के लिए, है ना, तो इसके अंदर ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, ये तो लूप के बाहर पड़ा है। तो हमें केवल ये 3 वायर्स देखने आई एनक्लोज में। इसमें भी इसके अकॉर्डिंग इनवर्ड करंट हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये वाला करंट जो है वो +2 एम्पियर काउंट होगा। ठीक है, ये वाला करंट आपका +2 होगा और ये दोनों आउटवर्ड करंट हैं तो उनको -2 लेना पड़ेगा। हर तार में 2 एम्पियर करंट है। तो फर्स्ट वाले में जो आई एनक्लोज्ड आएगा दिस इज इनवर्ड विच इज +2 और ये 2 आउटवर्ड करंट है विच इज -2। तो आपका ओवरऑल वैल्यू जो आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी -2। ठीक है, फिर सेकेंड वाले केस में अपन आई एनक्लोज्ड देखें, ये समझ में आया ना कि इसमें क्लॉकवाइज लूप था ना, तो ये क्लॉकवाइज के हिसाब से इनवर्ड करंट पॉजिटिव लेना था। तो इनवर्ड करंट पॉजिटिव का मतलब ये वाला करंट मुझे +2 लेना है, ये मैंने -2 लेना पड़ेगा, ये -2 लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल आई एनक्लोज कितना आ गया, तो -2 आ गया। सेकेंड वाले में देखें तो चारों वायर्स आपके लूप के अंदर ही हैं। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है, तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आउटवर्ड करंट पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, अब आउटवर्ड करंट पॉजिटिव का मतलब हो गया दिस इज गोइंग टू बी +2, ये वाला -2 लेना है, ये -2 लेना है और ये +2 लेना है। तो ओवरऑल आपका आई एनक्लोज जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0। नाउ गाइज, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से B डॉट DL का लाइन इंटीग्रल जब भी अपन करते हैं, किसी भी एम्पीरियन लूप पे B डॉट DL का लाइन इंटीग्रल करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। तो फर्स्ट वाले केस में आई एनक्लोज कितना है, -2, तो B डॉट DL कितना आएगा, -2 टाइम्स म्यू नॉट, -2 टाइम्स म्यू नॉट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पाथ 2 के लिए B डॉट DL 0 है, पाथ 2 में आई एनक्लोज्ड 0 आया है तो B डॉट DL भी 0 आ जाएगा, सही बात है। देन मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द कंटिन्यूअस पाथ इज ओनली ड्यू टू द एनक्लोज्ड करंट ऑन द कंटिन्यूअस पाथ। ये एक्चुअली पाथ 2 है, हाँ ये यहां पे लिखना भूल गए। Magnetic field at every point on the continuous path 2 is only due to the enclosed current by the same path। नहीं सॉरी, ये 2 नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि किसी भी कंटिन्यूअस पाथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लेनी होती है इट इज ओनली ड्यू टू द एनक्लोज्ड करंट बाय द सेम पाथ। दिस इज रॉन्ग। मैंने आपको बोला था मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सारे वायर्स की होगी, केवल अंदर वाले वायर्स की नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सबकी होगी बट आई एनक्लोज में केवल अंदर वाले आएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन पाथ 1 इज 0। पाथ 1 के हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, भाई उसका भी कोई लॉजिक नहीं है, कारण कि ये सारे वायर्स कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे ना, हर जगह तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है, उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन बन जाएगा आपका, केवल 1 और 2 का कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है ना। तो इसमें आई एनक्लोज निकाला है और B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज अप्लाई करके रिजल्ट देखें। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस में तो ऐसे अप्लाई हो रहा है। अब हमारे केस में यूटिलिटी इसका कहां पे आने वाला है ना, वो चीज आपको बताता हूं। सो बेसिकली गाइज नाउ वी आर डिराइविंग एक रिजल्ट में आपको बता रहा हूं
जो एम्पियर सर्किट लॉ से डिराइव होगा, डिराइविंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ यूज करके अपन इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करें, दैट इज द टास्क राइट नाउ। तो एम्पियर्स लॉ के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर का कैसे आएगा, फॉर्मूला आपने को ऑलरेडी पता है। देखो, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आर दूरी पे, ध्यान आया क्या, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना, जो अपन ने लेक्चर 1 में सीखा था। इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर है, उस चीज को अपन एम्पियर्स लॉ से डिराइव कर रहे हैं। जवाब अपने को ऑलरेडी पता है, बस एम्पियर लॉ से डेरिवेशन देखना है। ओके फाइन, देखना ये मैं इनफाइनाइट वायर कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, और इस वायर से एक जनरल डिस्टेंस आर पे गए, इस वायर से एक जनरल डिस्टेंस आर पे गए, यहां से एक आर डिस्टेंस पे गए, और इस जगह मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें करंट जो है वो मान लीजिए ऐसा कुछ आउटवर्ड या इनवर्ड करंट अपन ले रहे हैं। तो लेट्स से इसमें ये मैं ऐसा करंट ले लेता हूं, तो ये आई करंट चल रहा है और यहां आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है ना। अब इस वायर को मैं इस तरह से शो कर रहा हूं कि यहां पर ये वायर रखा हुआ है और ये एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस तरह से वायर रखने का क्या मतलब था, बताया था मैंने आपको कि वायर जो है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और करंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना, करंट ऐसे आउटवर्ड आ रहा है। अब ये अपना करंट कैरिंग वायर है और इसमें ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इस वायर को यहां ऊपर से देख रहे हैं, तो यहां ऊपर से देख रहे हैं तो ये वायर एक डॉट की तरह नजर आ रहा है और करंट हमारी तरफ ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो ये इस तरह का सिचुएशन बन गया। ठीक है, अब मुझे इस वायर से आर डिस्टेंस पे जाकर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस वायर से आर डिस्टेंस पे जाकर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो अपन क्या करेंगे, अपन एम्पियर्स सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, वो आर डिस्टेंस पे जाके जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वहां अपन एक एम्पियरियन लूप बना रहे हैं, वहां अपन एक एम्पियरियन लूप बना रहे हैं सो एज टू एनक्लोज द वायर। मैं आपको याद दिलाता हूं, अपन ने जब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस देखी थी, है ना, गॉस थ्योरम दोस्तों रिकॉल करो कि आप किसी भी चार्ज का जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे तो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके आप एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते थे ताकि वो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो सके। सिमिलरली मैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं उस वायर से आर दूरी पे जाकर मैं एक इमेजिनरी एम्पियरियन लूप बना रहा हूं। तो ये मैंने एक इमेजिनरी एम्पियरियन लूप बनाया और ये एम्पियरियन लूप जो है ये मेरे वायर को सिमेट्रिकली एनक्लोज कर रहा है। ये अपना करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें आउटवर्ड करंट है और इस आउटवर्ड करंट में मुझे करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखना है एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, अब इसमें आउटवर्ड करंट जो है वो मान लेते हैं कि आई करंट है, तो मैं इस वायर से आर दूरी पे गया, ये आर डिस्टेंस पे गया और ये आर डिस्टेंस पे जाकर मैंने एक एम्पियरियन, एक इमेजिनरी एम्पियरियन लूप बना दिया जो इस वायर को एनसर्किल कर रहा है, जो इस वायर को एनक्लोज कर रहा है, राइट। अब ये जो एम्पियरियन लूप है ना, इस पर मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं इस वायर को एनसर्किल, ठीक है, इसके चारों तरफ एक एम्पियरियन लूप अगर बनाना था तो मैं ऐसे ही बना सकता था, तो इस तरह का एम्पियरियन लूप बनाता तो वायर एनक्लोज तो तब भी हो जाता, बट हमने इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर शेप का एम्पियरियन लूप बनाया टू इन्वॉल्व सिमेट्री। मैंने आपको भी यही सिखाया था कि यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ हमें यूजफुल तभी होगा जब सिचुएशन में सिमेट्री हो। तो ऐसे एप्लीकेबल तो आप चाहोगे तो ऐसा एम्पियरियन लूप बना के भी अप्लाई हो जाएगा, बट आप मैथमेटिकली हैंडल नहीं कर सकते, आप इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली अपन को एम्पियरियन लूप ऐसा बनाना है जहां पे सिमेट्री हो, है ना। तो मैं यहां से आर डिस्टेंस पे गया, आर डिस्टेंस पे जाकर मैंने एक सर्कुलर शेप का एम्पियरियन लूप बनाया सो दैट कहानी में सिमेट्री रहे। अभी जो आर डिस्टेंस पे मैंने एम्पियरियन लूप बनाया ना, इस पे मैं अपना एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगा रहा हूं। तो बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल इज म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, ये हमें अप्लाई करना है ऑन दिस एम्पियरियन लूप। ठीक है, अब देखो ये जो अपन वायर कंसिडर कर रहे हैं ना, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना। तो ये करंट कैरिंग वायर आउटवर्ड करंट है, पाम रूल अगर अप्लाई करूं तो ये उस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो ऐसे अपवर्ड्स बनाएगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इस तरफ आ रही है, ये आपका बी का एरो है,
ठीक है। ऐसी अपन यहां से इधर ऊपर देखें तो करंट आउटवर्ड्स है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहां है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी लेफ्टवर्ड्स। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का एरो इस तरफ आ रहा है, ये आपका बी का एरो है। ऐसे इस पॉइंट पे देखो तो पाम रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स आ रही है। तो एक वायर के चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती थी, वो अपन सीख चुके हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहां पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखोगे तो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस निकाल लिए, प्लस सिमेट्री से अपन देख रहे हैं कि यार इस वायर से आर दूरी पे आप यहां जाओ या आप आर डिस्टेंस पे यहां आओ या आप आर डिस्टेंस पे इधर आओ, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह मैग्नीट्यूड में सेम होनी चाहिए। भाई आप ये जितने भी पॉइंट्स इसके सर्किल पे आ रहे हैं ना, वो सब इस तार से आर डिस्टेंस पे ही हैं। ये आपका तार रहा और इससे सब आर डिस्टेंस पे है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो ऑफ कोर्स सेम होना चाहिए। तो यहां भी फील्ड बी है, यहां भी वही है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, बट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये सारे पॉइंट्स पे एक समान है, यहां पर भी वहां पर भी हर जगह। अब मैंने आपको बोला था कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ पे हमें एक एरो का चॉइस बनाना होता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर ऐसा चॉइस ले रहा हूं, ये मैं एक एरो इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं मेरा एम्पियरियन लूप। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि मैं जब सर्कुलेशन लगाऊंगा तो आउटवर्ड करंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। मैंने बोला था एम्पियर्स सर्किटल लॉ में एम्पियरियन लूप पर आपको एक एरो चूज करना होता है। तो मैंने ये वाला एरो चूज किया, उससे क्या फायदा हुआ कि ये सर्कुलेशन के हिसाब से आउटवर्ड करंट जो भी होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और इनवर्ड करंट नेगेटिव। इसमें इनवर्ड तो खैर है नहीं। अब अपन अप्लाई करें दिस बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। ठीक है, देखना इसमें डी एल एलिमेंट मैंने अभी क्या बताया था, डी एल एलिमेंट जो है वो इस एम्पियरियन लूप पे ही चूज करने हैं आपको। तो दोस्तों यहां पे डी एल एलिमेंट जो है वो इस एरो से कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये यहां का डी एल एलिमेंट आ गया, ये छोटा सा डी एल एलिमेंट यहां पे ले लिया। ऐसे इसमें देखें तो यहां पे डी एल एलिमेंट ये वाला आएगा। इस एम्पियरियन लूप पे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स निकालने, तो ये यहां का डी एल एलिमेंट आएगा। सो एट एवरी प्लेस बी और डी एल के बीच में एंगल हर जगह 0 डिग्री आना है ना। हर जगह बी और डी एल के बीच में 0 डिग्री एंगल आना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल को ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो ये अपन लिख सकते हैं बी डी एल कॉस 0 का लाइन इंटीग्रल, सही ना भाई। बी डॉट डी एल ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो ये बन गया बी डी एल कॉस 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। ये आई एनक्लोज चलने देते हैं, कॉस 0 1 हो गया। तो अब ये देखना, ये बी जो यहां पे लिखा हुआ है ना, इस एम्पियरियन लूप के हर पॉइंट पे बी का मैग्नीट्यूड जो है वो एक जैसा ही है। वो भी अपनी बात हुई थी ड्यू टू सिमेट्री कि यहां से इधर आर डिस्टेंस पे जाओ कि वहां जाओ, बी तो सेम आएगा बिकॉज वायर से इक्वी डिस्टेंट पे यहां पर। तो बी का मैग्नीट्यूड इस पूरे एम्पियरियन लूप पे हर जगह एक समान है। तो इस बी को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बचा बी इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर आया डीएल का इंटीग्रेशन और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। ठीक है, अब ये dl क्या है, ये dl आपके एम्पियरियन लूप का एक स्मॉल एलिमेंट था। ऐसे सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के अगर लेंथ को आप ऐड करोगे तो ये dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl मिला के पूरा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। कितना है, 2 पाई आर। तो ये dl का लाइन इंटीग्रल जो है दोस्तों ये 2 पाई आर बन गया। ठीक है, आई एनक्लोज्ड, एम्पियरियन लूप में कितना करंट एनक्लोज्ड है, तो एम्पियरियन लूप के अंदर अंदर ये आई करंट एनक्लोज्ड है, प्लस आई या माइनस आई। आई एनक्लोज की जगह क्या लिखना है, सोचो, प्लस आई माइनस आई। ये जो मैंने एरो बनाया था एम्पियरियन लूप के हिसाब से, उसके हिसाब से आउटवर्ड करंट पॉजिटिव आएगा और ये आउटवर्ड करंट ही तो है। तो आई एनक्लोज्ड की जगह प्लस आई लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये वैल्यू देखें तो आपका बी का फॉर्मूला डिराइव हो गया एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो एक्चुअली एम्पियर्स सर्किटल लॉ का प्राइमरी बेनिफिट अपने कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आप अलग अलग केसेस में जहां सिमेट्री इन्वॉल्व होता हो, उन केसेस में आप मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने की स्थिति में आ जाएंगे। अपने कॉन्टेक्स्ट में मेन एप्लीकेशन यही रहेगा। अच्छा, इसमें मैं फिर बता दूं, अगर मैंने, है ना, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर मैंने ये वाला एरो ना उल्टा लिया होता, अगर मैं ये एरो उल्टा लेता तो जो डीएल एलिमेंट लेने थे वो भी उल्टे होते। मैंने आपको बोला था डीएल एलिमेंट जो है, यहां दिखाया था मैंने, देखो डीएल एलिमेंट इस एरो के हिसाब से लेने होते हैं। तो यहां पे अगर मैं मान लीजिए ये एरो उल्टा चूज करता ना, तो सारे डीएल एलिमेंट्स उल्टे होते।
तो बी और डीएल के बीच में एंगल 180 हो जाता, तो यहां आप लिखते बी डीएल कॉस 180, सही है। फिर अगर ये एरो उल्टा होता तो इनवर्ड करंट पॉजिटिव होता, इसका मतलब यहां ये आउटवर्ड करंट नेगेटिव लेना पड़ता। सो गाइज ये बनता बी डीएल कॉस 180, कॉस 180 मतलब -1, और आई एनक्लोज्ड की जगह भी माइनस आई आता, दोनों तरफ के माइनस कैंसिल होते और बी का वैल्यू सेम रह जाता। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि ये एरो अपनी चॉइस पे है, आपके ओवरऑल रिजल्ट्स में फर्क नहीं आना है, वो आपकी चॉइस पे, या फिर न्यूमेरिकल खुद प्रोवाइड कर रहा है तो बेस्ट है ना। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट वायर एम्पियर्स सर्किटल लॉ के थ्रू अपन डिराइव किया। अब इसमें ना एक चीज नोटिस करना कि यार अगर मान लो ये यहां वायर की जगह, इस वायर की जगह मान लो एक सिलेंडर भी होता, अगर इस वायर की जगह मैंने यहां पर एक सिलेंडर भी रखा होता ना, जैसे मान लीजिए अगर इस तरह का पूरा सिलेंडर होता यहां पे, ये वायर नहीं पूरा सिलेंडर होता, तो भी आपका ओवरऑल वर्किंग में कहां बदलाव आता। अब ये का यही सेम कैलकुलेशन करते, ये सेम कैलकुलेशन करते, ये भी सेम करते, बस आई एनक्लोज की जगह ये वायर का करंट आने की जगह सिलेंडर का करंट आ जाता। इस सिलेंडर में भी जैसे आप देखें तो वायर की सिमेट्री भी क्या है, सिलेंडर जैसा ही तो है पूरा, ये वायर भी ले रहे हो सिलेंडर, तो ये अगर एक वायर की जगह ऐसा पूरा सिलेंडर होता ना, सॉलिड या हॉलो, तो भी आपका डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम होता। तो केवल फर्क क्या आएगा आगे के लिए बता रहा हूं ये, कि अगर मैं ये आई एनक्लोज को प्लस आई नहीं लिखूं ना, तो ये क्या बन जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज फॉर जनरल cylindrical symmetry। फॉर जनरल सिलिंड्रिकल सिमेट्री, अगर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो वो रिजल्ट चल रहा था ना, बी इंटू 2 पाई आर एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। मैं आपको वही बोल रहा हूं, अगर बीच में एक वायर की जगह एक प्रॉपर हॉलो सिलेंडर होता या सॉलिड सिलेंडर होता, तो अपनी डेरिवेशन में कहां चेंज होना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका डायग्राम तो ऐसे ही दिखता ना, एग्जैक्टली आप सेम कैलकुलेशन करते। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला कि जब भी आपको एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री मिले, अब वो वायर हो, सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो सिलेंडर यहां रखा हो बीच में, आपका रिजल्ट सेम रहने वाला है। अब रिजल्ट सेम में जनरल क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, जनरल क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई आर। दिस कैन बी रिटन एज B equals to mu naught I enclosed upon 2 pi r। तो ये अपने को कैरी करना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी सिलिंड्रिकल सिमेट्री। अभी मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो कोई भी अगर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री मतलब एक हॉलो सिलेंडर करंट कैरी कर रहा हो, या एक सॉलिड सिलेंडर करंट कैरी कर रहा हो, या पार्शियली हॉलो एंड सॉलिड उस तरह का सिचुएशन हो, या नॉर्मल तार हो, वो सब सिलिंड्रिकल सिमेट्री में आते हैं। तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री में कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ना आर दूरी पे, तो ऐसे केस में फॉर्मूला सीधा क्या चिपका दोगे, इट्स म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस पॉइंट में हमें दिलचस्पी है, मतलब बेसिकली जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, सिलिंडरिकल जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसका जो एक्सिस होगा बीच में, वहां से आर डिस्टेंस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का लेना है। ठीक है, तो ये इस केस में देखो, ये रही इसके एक्सिस और यहां से आर दूरी पे गए, तो भले ही मैंने ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर तो ठीक है वायर के लिए, बट अगर इस वायर की जगह बीच में कोई सिलेंडर भी होता तो द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, इट्स म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई आर। अब जो आई एनक्लोज की जो वैल्यू होगी ना, वो यहां पे रखनी है। उस सिलेंडर के केस में आई एनक्लोज की जो वैल्यू होगी वो अपने को रखनी है। मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूं। सो बेसिकली दिस आई एनक्लोज, उसको कैसे मैनेज करना है वो देखते हैं। तो ये तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन देख लिया आपने। अब जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। कि अगर अपन एक हॉलो सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं और उस हॉलो सिलेंडर का मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में रिजल्ट्स थे ना, कि आपने
वायर का फील्ड ले लिया, फिर डिस्क का, रिंग का, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर। उसी तरह से यहां भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, सिलेंडर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो इसमें पहले हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ओके, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे गाइज। इसमें अगर मैं मान लो ऐसा एक हॉलो सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूं, और इस हॉलो सिलेंडर का ये मेरा सेंट्रल एक्सिस बन गया, ठीक है। अब इसमें सिंस हॉलो है तो करंट कहां पर होगा? करंट सारा सरफेस पर ही चलना है भाई। बल्क में सिंस हॉलो है तो मटेरियल के अंदर तो हॉलो पोर्शन है ना, वहां तो मतलब मेटल ही नहीं है, वहां तो चार्ज कैरियर्स ही नहीं है। तो ये ना इस तरह का है पूरा, ऐसे हॉलो सिलेंडर ले लिया। तो इस वाले के अंदर यहां तो कोई मटेरियल पार्ट है नहीं, तो जो भी करंट चलना है, जो भी करंट चलना है वो एक्चुअली इसके सरफेस पे चलना है। तो यहां पर इस तरह से करंट जो है ना वो इसके लेंथ के अलोंग ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो अपना ओवरऑल देख सकते हैं कि करंट का फ्लो जो है वो इस तरह से होगा, ये सरफेस के अलोंग करंट चलेगा, ये सरफेस के अलोंग। बल्क में हॉलो पोर्शन में तो कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, तो वहां तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो सरफेस पे होगा, और ऐसे लेंथ के अलोंग द करंट इज फ्लोइंग। इसको मैं ऐसे मार्क करके दिखा सकता हूं कि लेंथ के अलोंग आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये ऐसे करंट का फ्लो है, इस तरह से करंट का फ्लो मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो देखना इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं, इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊंगा तो सिलेंडर में ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। तो ये मैंने उस सिलेंडर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बना दिया, और फिर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसमें एक तो अंदर वाले पॉइंट पे और एक बाहर वाले पॉइंट पे, ठीक है। एक तो इस सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है, और इस सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इन दोनों पॉइंट्स पे अपने को कमेंट करना है। दोस्तों इसमें हॉलो सिलेंडर मैंने लिया है, करंट जो है वो लेंथ के अलोंग बट सरफेस पे चल रहा है, बिकॉज बल्क में इसके मटेरियल में हॉलो पार्ट है, तो कोई मेटल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वहां करंट फ्लो कर नहीं सकता था। इसका जब मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, एक सिलेंडर को ऊपर से अगर देख रहे हैं तो केवल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, वो ये रहा। फिर मैंने एक पॉइंट चूज किया जो इस सिलेंडर के अंदर है, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और एक बाहर। नाउ गाइस, जब आपको एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये रहा आपका फॉर्मूला। आपको जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, आप उसके अंदर अंदर पहले आई एनक्लोज्ड पता करो, ठीक है। मुझे इस आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, मैंने यहां पर एक एम्पीरियन लूप बनाया, एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप बनाया, और पाया कि आई एनक्लोज तो भाई वहां जीरो है। सिंस हॉलो पोर्शन है तो उस इलाके में तो चार्ज कैरियर्स ही नहीं है, वहां से तो करंट पास ही नहीं हो रहा। तो फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, मान लो ये आपका कैपिटल आर रेडियस का सिलेंडर था, ये खुद का रेडियस कैपिटल आर है। तो फॉर आर लेस देन कैपिटल आर मतलब मैं सेंट्रल एक्सिस से एक ऐसे पॉइंट पर हूं जिसका डिस्टेंस रेडियस से कम है, ये स्मॉल आर ले रहा हूं और वो कैपिटल आर से कम है। तो हॉलो सिलेंडर के इंटीरियर पॉइंट में, अंदर के इलाके में, यार सीधी सी बात है, आई एनक्लोज्ड ही जीरो है, अंदर करंट ही नहीं है। तो जब करंट नहीं है अंदर, तो ऑफ कोर्स अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए। यहां अगर अपन देखें तो किसी भी आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है। तो आई एनक्लोज्ड अपना जीरो है, बिकॉज अपन सिलेंडर के अंदर है, वहां चार्ज कैरियर्स नहीं है, वहां करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। तो आई एनक्लोज जीरो हो गया, तो बी जीरो हो गया। फिर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल आर पे चले कि भाई इस सिलेंडर के जस्ट बाहर अपन जाएं। तो यार जैसे इस सिलेंडर के बाहर जाऊंगा ना, यहां अगर मैं एक गॉसियन सरफेस, सॉरी नॉट द गॉसियन सरफेस, सॉरी इट्स एम्पियर सर्किटल लॉ है, तो एम्पियरियन लूप बनाऊं यहां। अब अगर मैं यहां पे एम्पियरियन लूप बना रहा हूं, तो दोस्तों इसमें अगर एम्पियरियन लूप देखोगे ना, तो इसमें एम्पियरियन लूप में आपका जो आई एनक्लोज आ रहा है, इस केस में ये जो आपका एम्पियरियन लूप बना है, दिस इज द एम्पियरियन लूप। और फिर जिस जगह पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस बार वो आर जो है वो कैपिटल आर के बाहर है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये एक्सिस से आर दूरी पे है, यहां पे सिलेंडर के बाहर। तो सिलेंडर के बाहर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस रेड वाले एम्पीरियन लूप में कितना इनका करंट एनक्लोज है, तो यहां तो पूरा का पूरा सिलेंडर ही अंदर एनक्लोज है ना, तो इसमें से कितना करंट जा रहा है, तो इसमें आई एनक्लोज इज दिस कंप्लीट आई, पूरा सिलेंडर ही इसके अंदर एनक्लोज हो गया। तो इस आर डिस्टेंस के अंदर अंदर आई एनक्लोज का वैल्यू ये पूरा आई है। तो ये पूरा आई अगर एनक्लोज्ड होगा,
this I enclosed is basically I only, and that's why magnetic field, guys, magnetic field कितना आ जाएगा, ये I enclosed की जगह पूरा I रख रहा हूं, तो that value it becomes mu naught I upon 2 pi r. It's mu naught I upon 2 pi small r. जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वही आ गया. अब एक्चुअली पॉइंट क्या है, इसको आप देखो कि एक सिलेंडर को जब आप बाहर वाले पॉइंट्स से देखोगे, ध्यान रखना बड़ा इजी है कि अगर एक सिलेंडर को बाहर वाले पॉइंट से देख रहे हैं आप, एक सिलेंडर इमेजिन करो आपके रूम में एक ट्यूब है, एक सिलेंडर पूरा खड़ा है ऊपर से नीचे, सीलिंग टू फ्लोर, और उसको आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बाहर से ऑब्जर्व करने पर वो एक नॉर्मल वायर जैसी ही सिमेट्री आपको दिखा रहा है. एंड दैट्स व्हाई सिलेंडर के बाहर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला गाइज वही होता है जो आपके इनफाइनाइट वायर का था, नॉर्मल तार का था. सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या चल रहा है आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही चलेगा. भले ही हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर रिमेन्स द सेम एंड इट इज सेम एज दैट ऑफ एन इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. अब यार बाहर से देखकर थोड़ी पता कर लोगे कि हॉलो है कि सॉलिड है ना. तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो जैसे एक नॉर्मल तार की सिमेट्री होती है, हॉलो सिलेंडर की भी बाहर वाले पॉइंट्स के लिए वही सिमेट्री है, और सॉलिड सिलेंडर की भी बाहर वाले पॉइंट्स के लिए वही बिहेवियर है. सो मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के एक्सटीरियर पॉइंट्स पे, बाहर वाले पॉइंट्स पे वायर वाला ही फॉर्मूला चलता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ही चलता है. और हॉलो है तो अंदर तो करंट ही नहीं था, तो आई एनक्लोज जीरो होने के कारण फील्ड जीरो होगी. तो अंदर फील्ड जीरो है और बाहर नॉर्मल तार वाला फॉर्मूला, तो हॉलो सिलेंडर का रिजल्ट आ गया. अब सीधा इसका अपन ग्राफ बना लें. ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में डेफिनेटली बहुत बार किया है सारा हिसाब किताब. सो गाइज द मैग्नेटिक फील्ड B वर्सेस R, तो जब तक अपना R लेस देन कैपिटल R है ना, सेंटर से लेके सरफेस तक अंदर वाला कोई भी पॉइंट उठाओ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. तो सरफेस तक तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, तो ये अपन शो कर रहे हैं कि सरफेस तक तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. यहां जब तक स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाती तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. फिर जैसे ही सरफेस के बाहर आए ये वाला पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी स्मॉल r के साथ, है ना. B और R अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो R जैसे जैसे R बढ़ रहा है B कम हो रहा है. इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हाइपरबोलिक ग्राफ बताना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह में काफी बार यूज किया हुआ है अपने ऑलरेडी. तो B और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो यहां से ऐसा हाइपरबोलिक शेप दिखाना पड़ेगा. ठीक है, इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये क्या कैपिटल R पे है, तो कैपिटल R पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो. जब आप कैपिटल R डिस्टेंस पर हैं एक्सेस से, तो वहां फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल R. तो ये वाला वैल्यू तो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल R, और फिर स्मॉल r डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता गया फील्ड ड्रॉप होती गई, और उसके हिसाब से आपका हाइपरबोलिक शेप, हाइपरबोलिक ग्राफ आ गया. सो गाइज इस वाले इलाके में तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो था, और इस वाले इलाके में B R के इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में था. ये आपका हॉलो सिलेंडर का B वर्सेस R ग्राफ हो गया. डेफिनेटली याद रहना चाहिए अपने नीट में, डेफिनेटली आपको इस तरह का डायरेक्ट सवाल मिल सकता है कि आपका हॉलो सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड ग्राफ B वर्सेस R ग्राफ कैसा होता है, वो अपने को ध्यान रखना है ना. तो ये तो हॉलो सिलेंडर का मैटर हुआ. फिर अपन बात करें अबाउट सॉलिड सिलेंडर. अब सॉलिड सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सॉलिड सिलेंडर में तो अंदर मटेरियल है, उसके बल्क में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो करेंगे, पूरे वॉल्यूम में फ्लो करेंगे. तो अब ये तरीका रहेगा कि यहां पे आपने एक सॉलिड सिलेंडर कंसीडर किया, ये इसकी आपने सेंट्रल एक्सिस बना ली. ठीक है, और इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पूरे क्रॉस सेक्शन में, मतलब आप मान लो कि ये जो मैं हॉलो सिलेंडर बोल रहा था ना, अब यहां पर ये हॉलो पोर्शन नहीं है, यहां भी मटेरियल भरा हुआ है. तो अब जो करंट चलेगा ना वो पूरे क्रॉस सेक्शन में पार होके जाएगा. जो करंट होगा वो ऐसे पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, इस तरह से फ्लो कर रहा होगा. तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन को पार करता हुआ वॉल्यूम के अंदर भी, सरफेस पे भी, वायर के अलोंग, सिलेंडर के अलोंग चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं. तो ऐसे केस में
जब चार्ज कैरियर्स पूरे क्रॉस सेक्शन में यहां से भी चार्ज कैरियर्स चल रहे हैं, यहां भी चार्ज कैरियर्स चल रहे हैं, ऐसे पूरे क्रॉस सेक्शन में से पार करते हुए करंट जब जा रहा है ना, एंड लेट्स से द करंट इज आई, ये पूरा आई करंट जो जा रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन में से पार होता हुआ जा रहा है, तो इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं, वही अपन ने सॉलिड सिलेंडर का टॉप व्यू बना लिया, ये इसके सेंट्रल एक्सिस, फिर एक ऐसा पॉइंट चूज कर रहे हैं जो सिलेंडर के अंदर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और एक पॉइंट चूज कर रहे हैं सिलेंडर के बाहर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे गाइज आप एक सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे एक इंटीरियर पॉइंट और एक एक्सटीरियर पॉइंट पे, उसी तरह से मैं सिलेंडर के इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं। तो इंटीरियर पॉइंट ये हो जाएगा, एक्सटीरियर ये हो जाएगा। अब इसमें मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, रिक्वायर्ड नहीं है, सीधा अपन रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं और इसकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे जाएंगे। तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि आपको जब भी सिलिंड्रिकल सिमेट्री में फील्ड निकालनी है ना, तो तरीका ये रहेगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई आर। तो आप देखो, जिस आर डिस्टेंस पे आप गए हैं, आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, आपने एम्पीरियन लूप बनाया और बोला कि भाई इसके अंदर अंदर जितना करंट एनक्लोज्ड होगा ना, वो मुझे अपने फॉर्मूले में रखना है। जिस जगह पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो स्मॉल आर पे, उसके अंदर अंदर जितना आई एनक्लोज्ड है वो यहां रख के फॉर्मूला बनाना है। यार इसमें हॉलो था ना, इसके ये आर लेस देन आर पे आई को जीरो करना पड़ा था, बट सॉलिड में तो जीरो नहीं है, तो यहां आर लेस देन आर पे, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आर लेस देन कैपिटल आर पे अपन देख रहे हैं कि आई एनक्लोज्ड क्या होगा। सो गाइज आई एनक्लोज्ड के लिए कैलकुलेशन समझना, टोटल पाई आर स्क्वायर एरिया में से टोटल पूरा पाई आर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया था, उस पूरे पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में से आई करंट पार करके गया है। ये आई करंट पूरे पाई आर स्क्वायर में से पार हो रहा है, तो यूनिट एरिया में से कितना पार होगा? यूनिट एरिया में से होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और आपको ध्यान होगा अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दैट करंट पर यूनिट एरिया आई अपॉन पाई आर स्क्वायर को अपन करंट डेंसिटी जे लिख सकते हैं। तो कंप्लीट पाई आर स्क्वायर एरिया में से अगर आई करंट जा रहा है तो यूनिट एरिया में से कितना जाएगा? तो आई बाय पाई आर स्क्वायर, तो वो आपका करंट डेंसिटी जे हो गया। अब यूनिट एरिया में से अगर इतना जाएगा तो हमारा जो डिजायर्ड एरिया है, दोस्तों हमारा डिजायर्ड एरिया कौन सा है? हमारा डिजायर्ड एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हमें इस पूरे का करंट एनक्लोज नहीं चाहिए, हमें इस शेडेड पोर्शन के अंदर, इस शेडेड पोर्शन के अंदर अंदर कितना क्रॉस सेक्शन करंट जा रहा है वो निकालना है। मैं बात कर रहा हूं इस एरिया की, यहां से आर डिस्टेंस पे गए, एम्पीरियन लूप बनाया और इतने एरिया में से कितना करंट पार हो रहा है वो निकालना है। तो वो इस एरिया में से जाने वाला करंट अपन निकाल रहे हैं। तो हमने बोला कि भाई यूनिट एरिया में अगर इतना है तो हमारे डिजायर्ड एरिया में कितना होगा? तो ये हो जाएगा जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि यूनिट एरिया में से अगर इतना करंट जा रहा है तो इस एरिया में से कितना जाएगा उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद मुझे अपने फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड का जो अपना फॉर्मूला था उसमें सब्स्टिट्यूट करना है इसको। तो बी था म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई आर, ये लिखवाया था मैंने कि आपको स्मॉल आर दूरी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो जनरल फॉर्मूला हर सिलेंडर के अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई किया, म्यू नॉट आई एनक्लोज की वैल्यू रखो तो आई एनक्लोज रखा जे इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें एक पाई कैंसिल हो गया, एक स्मॉल आर कैंसिल हो गया और रिजल्ट बना म्यू नॉट जे आर बाई 2, म्यू नॉट जे आर बाई 2। ठीक है, इस केस में जे तो एक फिक्स्ड टर्म है गाइस, जे एक कांस्टेंट टर्म है ना, ये आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल स्मॉल आर है। जिस जगह मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो स्मॉल आर दूरी है, वही मेरा वेरिएबल है। तो यहां पर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ये रिजल्ट अपन याद रखेंगे, दैट मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ अ सोलेनॉइड, नॉट अ सोलेनॉइड, सॉरी, अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है दैट इज म्यू नॉट जे आर बाई 2। स्मॉल आर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है, हॉलो में तो जीरो था बट सॉलिड सिलेंडर में म्यू नॉट जे आर बाई 2 आ रहा है, स्मॉल आर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी आ रही है। मतलब जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहा हूं, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो ये आपका आर लेस देन कैपिटल आर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। फिर अपन बात करें अबाउट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। सिलेंडर के बाहर, अब सिलेंडर के बाहर मैंने आपको बोला था कि यार बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि सॉलिड सिलेंडर है या हॉलो है या नॉर्मल तार है। बाहर से देखने पर
एक सिलेंडर का ज्योमेट्री, उसकी सिमेट्री बिल्कुल वैसी होती है जैसे नॉर्मल तार की थी, तो उसका फॉर्मूला तो वही कॉपी हो जाएगा ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इनफाइनाइट वायर वाला। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, बाहर वाले पॉइंट्स से देखने पर क्या हॉलो और क्या सॉलिड सब एक समान है, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा। और इनफैक्ट आई एनक्लोज भी तो वही आएगा ना, आई। तो दिस इज सेम एज दैट ऑफ एन इनफाइनाइट वायर। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए दिस इज सेम एज दैट ऑफ एन इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए ये आपका आ ही गया, ये आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर तक वैलिड है, सरफेस तक वैलिड है। और सरफेस के बाहर देखें तो ये वाला वैलिड हो जाएगा, है ना। तो अब इसका अपन ग्राफ बनाएं, सॉलिड सिलेंडर के कॉन्टेक्स्ट में अपन ग्राफ बनाएं। तो अब देखो सिंपल सा सिचुएशन है कि इसमें अगर अपन बी वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करें तो इंटीरियर पॉइंट्स पे तो क्या सिचुएशन थी, इंटीरियर पॉइंट्स पे सेंटर से लेके पेरिफेरी तक, सेंटर से लेके सरफेस तक बी और आर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मतलब ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। दोस्तों सेंट्रल एक्सिस पर, इस एक्सिस पे अगर मुझे फील्ड पूछेंगे तो आर जीरो रखेंगे, आर जीरो रखेंगे तो बी जीरो आएगा। और ये स्मॉल आर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, दैट मींस द ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कहां तक चलेगी, ये स्ट्रेट लाइन चलेगी भाई सरफेस तक। तो कैपिटल आर डिस्टेंस तक तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में था, तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। बाहर वाले पॉइंट्स पे तो वापस से इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, नॉर्मल वायर जैसे ही आ गया। तो बाहर वाले पॉइंट्स पे तो स्मॉल आर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, वापस से इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो ये हाइपरबोलिक शेप अपन ने शो कर दिया, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी शो कर दिया। ठीक है, तो यहां ये ग्राफ में क्या प्रॉपर्टी, क्या फीचर्स दिख रहे कि इधर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर और यहां B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और कैपिटल R पे ये ग्राफ चेंज हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे दिख रही है, देखना सरफेस कैपिटल R के अंदर भी देखे तो कम है और कैपिटल R के बाहर भी रिड्यूस हो रही है। सरफेस पर कैपिटल R पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड का पीक आ रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम at the surface, है ना। तो अगेन ये ग्राफ जो है that is going to be important। ठीक है, ओवरऑल समराइज कर रहा हूं तो सॉलिड सिलेंडर की अगर बात करें तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर भी करंट एनक्लोज्ड है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो नहीं होगी विद अ प्रॉपर लॉजिक। अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, म्यू नॉट जे आर बाई 2। मैंने कहा था डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं, ऑल्दो मैंने बता दिया, बट रिजल्ट याद रखेंगे, इट्स म्यू नॉट जे आर बाई 2। जे क्या है, करंट डेंसिटी है आपका, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर जो होता है। तो म्यू नॉट जे आर बाई 2, स्मॉल आर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर हमारे लिए सब समान है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी, ध्यान रखना है, भूलना नहीं इस चीज को। और फिर ग्राफ बनाया तो अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के कारण स्ट्रेट लाइन और यहां इनवर्स के कारण हाइपरबोलिक, ये ग्राफ बन गया। हॉलो में क्या था, हॉलो में अंदर जीरो था और बाहर इनवर्स, तो अंदर जीरो और बाहर इनवर्स, ये सिचुएशन आ गई, है ना। तो ये सिचुएशन मैटर हो गई अपनी। तो हॉलो सिलेंडर नोटिस हो गया, सॉलिड सिलेंडर देख लिया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ये बता रहा हूं, ये दोस्तों वैसे काम काफी रेयर है कि नीट में अपने को काम में आए, बट इंपॉर्टेंट चीज है, बता देता हूं दैट फॉर सॉलिड सिलेंडर और आर लेस देन कैपिटल आर, सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो अपने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये म्यू नॉट जे आर बाई 2, इसका ना एक वेक्टर फॉर्म आपको बता रहा हूं जो ऐसे बहुत रेयरली काम आएगा, बट अपने को एक बार ध्यान रख लेना है। फॉर्मूला वो तो याद रहेगा म्यू नॉट जे आर बाई 2, बट इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में जो लिखते हैं ना, दिस इज रिटन एज म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2, दिस इज म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2। और इसको अगर आप डायरेक्शंस वगैरह से वेरीफाई करोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। जैसे इसमें आर वेक्टर जो है वो तो आता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जे आता है करंट के डायरेक्शन में। तो जैसे आप जे क्रॉस आर करोगे ना, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। आप देखो जे वेक्टर जो है वो करंट के अलोंग आ रहा है, आर वेक्टर पॉइंट की तरफ जाएगा जहां फील्ड निकाल रहे हैं, तो जे क्रॉस आर, तो ये जे क्रॉस आर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जैसे आपके पाम रूल के हिसाब से आनी चाहिए थी, है ना। ये करंट के अलोंग थंब प्लेस किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोले तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है,
और जे क्रॉस आर देखो तो जे वेक्टर करंट के अलोंग, आर वेक्टर पॉइंट की तरफ, और जे क्रॉस आर कर रहा हूं तो उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही। तो ये डायरेक्शन निकालने में काम आता है कि कई बार अगर सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का केवल मैग्नीट्यूड अगर लिखना है, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, तब तो म्यू नॉट जे आर बाई टू। और अगर डायरेक्शन भी काम आ रही है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई टू है। ये कहां काम आएगा मैं अपने आप आपको एग्जाम्पल्स वगैरह में बताऊंगा, बट ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, वैसे तो यार जे और आर में एंगल क्या है? ये आपका जे तो करंट के अलोंग हो गया, और आर उस तरफ है जिस तरफ वो रेडियस है, तो जे और आर के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए बी साइन 90, साइन 91 हो जाएगा, तो क्या बचा? म्यू नॉट जे आर बाई टू। वही वाला फॉर्मूला बन रहा है जो निकाला है ना। तो अंदर म्यू नॉट जे आर बाई टू और बाहर वायर वाला ही फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। आ गया समझ में, है ना। तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। देखो ये सवाल देखो, इट सेज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर of circular cross section radius A is carrying steady current I and the current I is uniformly distributed across this cross section। भाई साहब ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, दैट मींस हॉलो नहीं हो सकता। पर ये सॉलिड ही है भाई। तो सॉलिड सिलेंडर है और करंट यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, और उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बन रहा है ऑप्शन देखना। तो मैग्नेटिक फील्ड, पॉज करके एक बार सॉल्व करो। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर लेस देन ए। तो अंदर अंदर आर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, सही बात है, सॉलिड सिलेंडर में ही होता है, भी देखा था अपन ने। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर ग्रेटर देन ए। साहब ये तो पहले में ही आपको सही ऑप्शन मिल गया कि अंदर म्यू नॉट जे आर बाई टू था तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थी, और बाहर आर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। बाकी आप देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर अंदर रॉन्ग। यूनिफॉर्म इन द रीजन, यूनिफॉर्म तो होता ही नहीं है भाई, आर के साथ बढ़ता भी है कम भी होता है। जीरो इन द रीजन, ये भी गलत है, अंदर जीरो भी नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल थियोरी बेस्ड है, आसान क्वेश्चन है। बस आपको मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्लियर होना चाहिए कि सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या है। सिंस इसने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द क्रॉस सेक्शन बोला था, तो इसको हॉलो नहीं लिया जा सकता था, सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड के हिसाब से फिर अपन ने ये रिजल्ट बना दिया। ठीक है, हो गया ये। तो अब देखो नेक्स्ट क्या सिचुएशन बनता है। नेक्स्ट, इट सेज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section। इस भाषा का implication है कि solid cylinder है, बस ये भूलना नहीं है। ऐसे नहीं कि तो दिया ही नहीं सर हॉलो है कि solid है। हॉलो होगा तो वो शेल, सिलिंड्रिकल शेल या हॉलो सिलेंडर लिख देंगे। सॉलिड में कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, दैट मीन सॉलिड है। यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, दैट मीन अंदर भी तो है, तो सॉलिड है। Then the ratio of magnetic field at A by 4 inside and A by 4 outside from the surface। अपनी आदत रखिए कि जब आप टेस्ट पेपर में अपने क्वेश्चंस रीड करते हो ना, मेक दैट हैबिट ऑफ अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स। अदरवाइज ना ये मिस हो जाता है कि डिस्टेंस कहां से लेना था, रेशियो A is to B लेना है कि B is to A लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। मोस्टली लोग ये गलतियां करते ही हैं। तो ये अपन ने देखा कि इसने रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, बट कहां? एक तो पॉइंट लेना है A by 4 अंदर और A by 4 बाहर। अब अंदर और बाहर कहां से? सरफेस से। हमने जो फॉर्मूला सीखे हैं म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट जे आर बाई टू, इसमें जो भी आर है वो कहां से मेजर्ड था? वो आर सारा मेजर्ड था सेंट्रल एक्सिस से। वो सरफेस से मत उठा लेना, वो आर जो है वो सेंट्रल एक्सिस से मेजर्ड है, और ये आपको सरफेस से मेजर करने को बोल रहा है, तो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे साहब। तो देखो एक सॉलिड सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं, उसका वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो दिखता है ना, वो बना रहा हूं। अब इसने बोला कि भाई एक पॉइंट तो इसके अंदर लेना है। अब यार यहां सरफेस से A by 4 या R by 4 व्हाटएवर, सरफेस से A by 4 डिस्टेंस अंदर। अब यार ये टोटल रेडियस A होता है, तो ये डिस्टेंस अगर सरफेस से A by 4 अंदर की तरफ है, ये वाला पॉइंट, तो ये सेंटर से कितना होगा? ये हो जाएगा A माइनस A by 4। भाई सेंटर से सरफेस कितना दूर है? A डिस्टेंस है। ये बोल रहा है कि भाई ये पहला पॉइंट जो है ना, पॉइंट 1, ये सरफेस से A by 4 अंदर है, दैट मीन सेंटर से 3A by 4 पे है ये।
सेंटर से 3a/4 पे, समझ में आ गया ना ये? तो ये सेंटर था अपना, तो सेंटर से पॉइंट नंबर 1 की दूरी 3a/4 है, स्मॉल r की वैल्यू 3a/4 है। अब दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि सरफेस से a/4 डिस्टेंस बाहर, तो यहां ये सरफेस है आपका, और इस सरफेस से a/4 डिस्टेंस बाहर, ये पॉइंट, ये वाला, तो ये सरफेस से a/4 है और हमें सेंटर से चाहिए, तो सेंटर से कितना हो गया? तो सेंटर से हो गया a प्लस a/4, रेडियस प्लस a/4, और तो ये हो गया a प्लस a/4 मतलब 5a/4। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। सिंपल सवाल है बट केयरफुल रहना है। नाउ गाइज, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि सॉलिड सिलेंडर में अंदर और बाहर फॉर्मूला ही अलग रहता है। सॉलिड सिलेंडर के अंदर और बाहर, सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर फॉर्मूला कॉमन नहीं है। तो सिलेंडर के अंदर फॉर्मूला क्या था? तो इट इज म्यू नॉट JR/2, है ना? तो इसके हिसाब से डेटा बटको इसमें, तो म्यू नॉट JR/2 में, म्यू नॉट तो ठीक है, जे क्या था? जे था करंट डेंसिटी, द टोटल करंट डेंसिटी, तो ये था I/πr²। πr² में एरिया कौन सा? पूरा πr²। ये जे हो गया। ये मैंने बताया था अभी आपको, इस कैलकुलेशन में देखना, ये जे किसको लिखा था कि टोटल एरिया πr² में से अगर I करंट जा रहा है तो यूनिट में से कितना जाएगा? I/πr²। भाई यहां पे टोटल एरिया आ रहा है, उसको जे लिखा था, तो इसमें जे को लिख दिया I/टोटल एरिया। फिर ये स्मॉल r की जगह क्या है? स्मॉल r की जगह डिस्टेंस आता है, जहां फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की दूरी क्या है? उस पॉइंट की दूरी है भाई 3a/4, तो उस पॉइंट की दूरी है 3a/4, और ये लिख दिया मैंने म्यू नॉट JR/2। ठीक है, अब इसको अपन सिंप्लीफाई करें, इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या बच रहा है, इसमें एक a कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या? और कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो दिस इज 3 म्यू नॉट I/4 and 2, ये 8πa, ये बच रहा है। समझ गए ना भाई? म्यू नॉट JR/2 में जे को तो खोलना पड़ेगा ना, जे क्या है? करंट डेंसिटी, तो करंट पर यूनिट एरिया, तो I/πa², बिकॉज ए रेडियस का सिलेंडर था पूरा, ए रेडियस का सिलेंडर था पूरा, तो करंट डेंसिटी I/πa²। और ये स्मॉल r क्या होता है? ये स्मॉल r होता है सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां पे फील्ड निकालनी है। तो ध्यान देना, ये a/4 सरफेस से दिए थे, मुझे डिस्टेंस सेंटर से निकालने, तो निकाल के रखें, सब्स्टिट्यूट किया। अब B2, नाउ गाइस बी केयरफुल, B2 इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, है ना? सेकेंड पॉइंट जो है वो सिलेंडर के बाहर है। अब सिलेंडर के बाहर फॉर्मूला ही अलग है, सिलेंडर के बाहर फॉर्मूला है वायर वाला, इनफाइनाइट वायर वाला, 2π म्यू नॉट I/2πr। तो देखो म्यू नॉट I/2π, और r की जगह क्या रखना है? r की जगह 5a/4 आएगा, सेंटर से मेजरमेंट हो रहा है स्मॉल r का, तो ये 5a/4 आ रहा है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन किया, कितना बना? ये 2 एडजस्ट हो गया, तो दिस इज 2 म्यू नॉट I/5πa, ये बन गया। अब इसके हिसाब से इसने रेशियो मांगा था कि इनसाइड और आउटसाइड का रेशियो, तो ये B1/B2, ये B1/B2 कर रहा हूं, तो म्यू नॉट I और πa कैंसिल हो गया। इसके पास क्या बच रहा है? इसके पास बच रहा है 3/8, और इसके पास बच रहा है 2/5। सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करने में बच रहा है 15/16, इट्स 15/16, राइट? इट्स 15/16 गिवन इन ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन था बट अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। आप मिस्टेक ना करें इस क्वेश्चन में, केयरफुली बस किस पॉइंट पे फील्ड निकालनी। इंटीरियर पॉइंट है तो फॉर्मूला अलग है, एक्सटीरियर पॉइंट है तो फॉर्मूला अलग है, डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर होंगे, सरफेस से मेजर नहीं हो रहे हैं, तो वो आर की वैल्यूज निकाली, सब्स्टिट्यूट की और रेशियो निकाल लिया। आ गया समझ में ये? ठीक है, तो ये अपना एक सिचुएशन हुआ। अब इसके बाद ये नेक्स्ट मैटर देखते हैं। एक नेक्स्ट सिचुएशन में देखें गाइस, तो यहां पे इट सेज दिस एग्जांपल 5 pertain to the following situation. A long cylindrical tube of inner and outer radii A and B carries a current I distributed uniformly over its cross section. Now, अब सवाल अलग है थोड़ा, देखना इसमें, इट्स a long cylindrical tube, inner radius and outer radius दे रखा है, मतलब ये ना तो कंप्लीटली सॉलिड है और ना कंप्लीटली हॉलो है, ना कंप्लीटली सॉलिड है ना कंप्लीटली हॉलो है। मतलब इसमें अगर ऊपर से देखें तो इसके अंदर ना, ये ए के अंदर अंदर तो हॉलो है, यहां तक तो हॉलो है, और ए से बी के बीच में यहां पे मटेरियल भरा हुआ है,
यहां पे मटेरियल फील्ड है, और करंट का फ्लो इसी क्रॉस सेक्शन में से होगा, शेडेड में से, है ना। ये ऐसे करंट फ्लो होने वाला है, इस तरह से करंट फ्लो होने वाला है, तो ऑफ कोर्स इसके लेंथ के अलोंग ऐसे करंट चलेगा, बट केवल उतने ही क्रॉस सेक्शन में जहां मटेरियल है। तो ये वाला पोर्शन हॉलो है ना, तो हॉलो वाले पोर्शन में कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं होगा, इसका अपन ऐसे बना ले, तो ये पोर्शन इसका हॉलो है अंदर, है ना। तो करंट का फ्लो जो है ना वो केवल इस सॉलिड सेक्शन में ही होने वाला है ऑब्वियसली। ऐसे। और फिर हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पे कमेंट करना है, तो ये ना तो पूरी तरह से हॉलो का मैटर है और ना पूरी तरह से सॉलिड का मैटर है, ठीक है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो करंट वगैरह इसमें फ्लो कर रहा था ऐसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड द ट्यूब। अब ये आसान है, आप देखो यार, आर लेस देन ए इनसाइड द ट्यूब, ए के अंदर। अब मैंने आपको बोला हर सिलिंड्रिकल सिमेट्री में म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई आर लगा दो, ये अपन ऑलरेडी एम्पियर सर्किट लॉ से प्रूव कर चुके हैं। तो हर सिलिंड्रिकल सिमेट्री में म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई आर लगा दो, तो ये ए के अंदर अंदर, यार ए के अंदर तो हॉलो है, तो ए के अंदर अंदर आई एनक्लोज कितना है हॉलो में, 0 है। अब वहां अगर ये 0 है तो बी भी 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। फिर इसने बोला आउटसाइड द ट्यूब, आउटसाइड द ट्यूब मतलब आर जस्ट ग्रेटर देन बी, जस्ट ग्रेटर देन बी मतलब जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड बोल रहा है। तो जस्ट ग्रेटर देन बी मतलब यहां, जस्ट इसके यहां पे देख रहे हैं। तो यार मैंने अभी आपको बोला था, अगर बाहर से देखकर एक सिलेंडर को बाहर से देखो, उस सिलेंडर को बाहर से देखोगे तो बाहर से बता दोगे कि हॉलो है, सॉलिड है, आधा हॉलो है, आधा सॉलिड है, नहीं पता चलेगा ना। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए हॉलो, सॉलिड या ऐसा सब एक समान है। तो बाहर वाले पॉइंट्स पे तो फील्ड का फॉर्मूला वही लगाना है जो वायर का था, भूलना नहीं इस बात को। बाहर वाले पॉइंट्स में कहां पता चल रहा है कि हॉलो है कि सॉलिड है, कि आधा हॉलो है आधा सॉलिड है, सब एक समान ही तो है। बाहर से देखने पे कहां पता चलता है कि अंदर से खोखला है। तो बाहर वाले पॉइंट्स पे तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर लगाओ सीधा। तो आर कितना ये बोल रहा है कि जस्ट बाहर बताओ, तो डिस्टेंस कितना है, बी है। तो बाहर वाले पॉइंट्स पे तो सीधा मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब ये 2 पाई बी। तो अंदर 0 और बाहर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बी, अंदर 0 और बाहर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बी, कहां दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन सी में आ गया। ठीक है, मेन एजेंडा यहां पे कब बनेगा, बढ़िया क्वेश्चन कब बनेगा, जब आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें इधर। ठीक है, ना पूरी तरह से बाहर ना पूरी तरह से अंदर, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसको आप आज ट्राई करेंगे, है ना। मैं नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा ना, तो इसी पॉइंट से शुरू करूंगा कि यहां ए और बी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा वो निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई आर। कुल मिलाकर आई एनक्लोज्ड निकालने का मैटर होगा। ट्राई करना कि इस डिस्टेंस के अंदर अंदर, इसके अंदर अंदर आई एनक्लोज कितना है, बस ये पता करने की ट्राई करना कि इसके अंदर अंदर आई एनक्लोज क्या है। आई एनक्लोज अगर मिल जाए, इस पोर्शन के अंदर अगर आई एनक्लोज मिल जाए ना रेड शेडेड में, तो उस आई एनक्लोज को फॉर्मूले में पटक देना। म्यू नॉट आई एनक्लोज अपॉन 2 पाई आर वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर प्लेस करना, वहां से आपको वो बी का रिजल्ट आएगा। तो ये अंदर और बाहर तो मैंने निकाल दिया। अगला सवाल जो आने वाला ना वो यही है, देखो ए से बी के बीच में फील्ड निकालनी है, ये आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट टाइम इसी के सोल्यूशन से मैं स्टार्ट करूंगा और इसके आगे फिर अपना सोलेनॉइड टोरॉइड वगैरह का जो मैटर है और उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो बनते हैं, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों तब तक जो प्रैक्टिस शीट भेजी है इसके साथ में वो फिनिश करो, जितने एग्जाम्पल्स वगैरह आज कराए उनको कंप्लीट करो, एम्पियर सर्किट लॉ की जो एप्लीकेशन सिखाई वो फिनिश करो, फॉर्मुलाज ग्राफ्स जो है उनको याद करना है और टाइमली फिनिश करके नेक्स्ट लेक्चर समय से अटेंड करना है। तो तब तक कॉन्फिडेंटली अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर।